चलिए आज हम शुरू करते हैं आपके ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड्स या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स, किसी की भी हो, कैसे हम नॉर्मल निकालते हैं ताकि आपके क्वेश्चन जो हैं अगर आते हैं तो वो आप उसको जल्दी कर सकें। जैसे आपने कहा साहब जो चीज़ हमने एक चीज़ देखी थी कि साहब अगर हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स की तो ये HClO4 परक्लोरिक एसिड मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इसका आपने कहा साहब ये ग्रेटर देन HClO3 ग्रेटर देन HClO2 ग्रेटर देन HClO। तो ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्सो एसिड्स में क्या होता है, जब सेंट्रल एटम समान हो, तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में आपको कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेंट्रल एटम की, यहाँ देखिए HClO4 ऑक्सीजन की -2 तो 2 चक्को 8 -1 +7 स्टेट। यहाँ पे आपने कहा +5 स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता होगा। यहाँ +3 है और साहब यहाँ +1 है। तो हायर द, पहला नियम क्या था कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे हायर द ऑक्सीडेशन state of central atom, more will be the acidic strength. More will be the acidic strength. तो ये पहली चीज़ हमको क्लियर हुई कि अगर आपका ऑक्सो एसिड्स में सेंट्रल एटम समान हो तो आप ये नियम लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है वो, इसको कहीं कहीं HClO4 को ऐसे नहीं लिखता है। एक बार उसने एग्जाम में क्या किया था, बदमाशी देखिए, उसने कहा था HOClO3 ऐसे लिख लिया था, ऐसे HOClO2 लिख लिया था, ऐसे उसने एक लिख दिया इसको आपका H, इसको हम लिख रहे हैं देखिए HOClO, ठीक बात है HOClO, और अगला हो गया आपका हाइपोहेलोअस एसिड HOCl। तो ये चीज़ यही लिखी हुई है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। उसने इस तरह से सेपरेट करके लिख दिया, क्या लिखा है देखिए HClO3, तो सेम हो गया, ये ऑर्डर इस तरह से हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर ऑक्सो एसिड्स में सेंट्रल एटम सेम है तो आपका बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम उतना वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। आप चाहें तो इसमें यहाँ देख सकते हैं S3PO4 में मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चर निकालना है इसका। आपने कहा साहब अगला ले लिया हमने यहाँ पे S3PO3, अगला ले लिया S3PO2। अगेन ऑक्सो एसिड्स हैं, आपने इसकी स्टेट निकाली सेंट्रल एटम फॉस्फोरस की, सेंट्रल एटम निकालना बताया था मैंने आपको। तो 2 चक्को 8 -3 +5 देखिए 6 -3 +3, ऐसे ही आपने कहा साहब ये +1 स्टेट, यानी ये तगड़ा एसिड हो गया, इससे ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। और भी जल्दी करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कहा साहब इतना भी टाइम नहीं लगाना है, तो याद रखिए जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सेंट्रल एटम समान होने पे बता रहा हूँ, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की संख्या होगी उतना तगड़ा वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। यहाँ देखिए आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसका मतलब क्या है देखिए कि यहाँ पे लिख ले रहा हूँ अगला नियम, अगर चाहें तो आप, ये तब नियम है, तब लगेगा, तब लागू होगा, तब आपका लगाएंगे इसे जब आपका जो है सेंट्रल एटम समान हो। तो हायर द काउंट ऑफ, हालांकि ये थोड़ा लेमन की भाषा में बोल रहा हूँ अब इसको मैं, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। हायर द काउंट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, उतना ज़्यादा आपकी मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये हमको मिला कि जैसे आपने कहा साहब यहाँ पे इनमें देखिए 4 ऑक्सीजन है तो ये तगड़ा एसिड है इसकी अपेक्षा 3 2 1। सिमिलरली यहाँ देखिए PO4 PO3 PO2, इतना मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे आपने कहा साहब H2SO4 तगड़ा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H2SO3 की तुलना में। इस नियम को लगा रहे हैं सिंपल फॉर्मेट में। हम अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में मान लो आपको टाइम लगता है, 4 ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं सेम इसी चीज़ को कि जितनी ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन है, एक नॉर्मल, ये अगेन लेमैन की भाषा है देखिए, उतना तगड़ा आपका जो है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे इतना क्लियर होना चाहिए आपको। इसको हटा दे रहा हूँ मैं ऊपर से। इसी फॉर्मेट में आपने कहा साहब देखिए HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके HNO2 से। क्यों? क्योंकि 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये झटके वाला नियम है देखिए। और एक्चुअल में क्या है, आपने निकाला सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ ज़्यादा आएगी यहाँ कम आएगी, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसकी तुलना में। तो इसको हम बताते हैं, देखिए इसको आप ये समझ गए होंगे, ये पहला नियम है जो अप्लाई हो रहा है।
चाहे आप इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें या फिर इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ या काउंट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकाल लें। दूसरा आपने कहा साहब इसमें कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड्स। दो नियम लगते हैं, पहला नियम और आपका दूसरा नियम। पहला नियम क्या कहता है आपका कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो हाइड्रा एसिड की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है HA जो, देखिए इट डिपेंड्स ऑन, यहां लिख ले रहा हूं, डिपेंड्स ऑन आपका स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड, यानी HA के बीच जो बॉन्ड है, क्या मतलब है इसका हम बात करेंगे इसमें। दूसरा जो है इट डिपेंड्स ऑन आपका पोलैरिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाई से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम जाई से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जाई से आपने देखा होगा मोल वाले चैप्टर में मोल फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब ये कहता है साहब HA, ध्यान दीजिएगा आप, स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड, ये डिपेंड्स ऑन जितना तगड़ा HA बॉन्ड होगा, तो यह HA बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे कैसे डिपेंड करती है, ये चीज आपका यहां लिख लिया आपने। इट इज अप्लाइड ऑन ग्रुप्स, ग्रुप में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इट इज अप्लाइड ऑन पीरियड्स, अप्लाइड ऑन पीरियड्स, ये पीरियड में अप्लाई करेंगे, इसको आप ग्रुप में अप्लाई करेंगे। जैसे साइज का फैक्टर होता है, याद कीजिए आप पीरियोडिक टेबल में कोई भी चीज़ निकालने के लिए साइज का फैक्टर, आप साइज जो बेसिकली शेल बढ़ने का फैक्टर है वो नीचे अप्लाई करते हैं ग्रुप्स में। ऐसे ही आपने कहा साहब आपका न्यूक्लियस का चार्ज का फैक्टर आप पीरियड्स में अप्लाई करते हैं। वैसे ही यहाँ पे कि आपके हाइड्रा एसिड की स्ट्रेंथ दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड भी। इसका मतलब क्या हुआ कि साहब ये HA बॉन्ड जितना वीक हुआ उतनी आसानी से इसने क्या दे दिया, H प्लस प्लस A माइनस, यानी वीकर द HA बॉन्ड, देखिए यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, वीकर द HA बॉन्ड यानी ईजियर बी द रिमूवल ऑफ H प्लस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर बी एसिडिक स्ट्रेंथ, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट पे। जैसे आपने कहा ये कहाँ अप्लाई हो रहा है, आपके ग्रुप्स में। अब मैंने इसको यहाँ हटा दिया, देखिए आपने कहा साहब इसको हम अगर देखें हेलोजन को, फैमिली को, FCl BrI, तो ये देखिए इसका हाइड्रा एसिड HF हो गया, HCl HBrHI। मैंने बताया था आपको कि वैसे तो एक्चुअल में तो ये आप HI बॉन्ड जो है ये वीकेस्ट है, क्योंकि ये इसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो मिनिमम होती है, तुरंत आसानी से टूट जाएगा इन कंपैरिजन टू HF। तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हुआ आपका, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। ऐसा क्यों है, याद रखिए आप, ये I मैंने बताया था आपको लेमैन की भाषा में, I क्या है, हैवी है, बल्कि मॉलिक्यूल है। अब I इतना हैवी है तो ये दुबला पतला हाइड्रोजन कैसे इसको हाथ थामेगा, कैसे पकड़े रहेगा अगर ये कहीं गिरता है तो सबसे आसानी से ये इसका हाथ छोड़ देगा। सबसे पहले हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन का साथ छोड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये हैवी है, कहीं गिर गया कुएं में, सोचिए ऐसे पकड़ा हुआ है कितनी देर पकड़ लेगी। तो क्या हुआ, ये तुरंत टूटेगा बॉन्ड। अदरवाइज बेसिकली ये किस पे डिपेंड करता है या कौन चीज़ डिसाइड करती है इसको, दैट इज आप जानते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी मिनिमम होती है। सबसे आसानी से टूट जाएगा, यानी सबसे जल्दी H प्लस देगा, यानी सबसे तगड़ा एसिड होगा। तो देखिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। और देखा आपने कहा हमने लिया ऑक्सीजन फैमिली, OSCT, और PO नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां देखिए H2O H2S H2SE H2T। तो सेम कॉन्सेप्ट आपने कहा साहब यहाँ पे आप जानते हैं, हमको याद रखिएगा ये HA बॉन्ड की ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है, देखिए यहाँ पे T का साइज सबसे ज़्यादा है। तो आपने सेम पैटर्न पे कहा कि साहब आपका ये H2O इज ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2SE ग्रेटर देन H2T। तो ये पहला फैक्टर था जिस पे डिपेंड कर रहा है आपके हाइड्रा एसिड की स्ट्रेंथ। डेट इज, आप ध्यान दे लीजिए इसको कि किस तरह से हमने कहा कि H2O आपका जो है ये ऑर्डर है इसका। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग।
नेक्स्ट हमने लिया, इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए सेकंड है आपका डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑन जाई डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। ये कहाँ लागू होता है आपके, यहाँ लिखा हुआ है पीरियड्स में, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन। देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इनके हाइड्राइड लिए CH4 NH3 H2O HF। यहाँ ध्यान दिया आपने कि साहब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस H सब में कॉमन है। आप जानते हैं फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं FON, F मैक्सिमम है, फिर O, फिर N, Cl बीच में आता है, उससे मतलब नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी H के इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से अपने पास खींच लेगा, यानी H+ का रिमूवल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑर्डर हो गया। तो डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी और जाई डिफरेंस में क्या कहता है, जो पीरियड में अप्लाई करते हैं, हायर द, आप चाहें तो इसको समझ लें, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें, हाइड्रोजन में और सेंट्रल एटम में, यानी मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। इस वाले नियम में क्या देखा आपने, आउटपुट क्या निकला, बिगर बी द साइज। देखिए बिगर बी द साइज ऑफ एनायन, नेगेटिव चार्ज का, यानी ईजियर बी द रिमूवल। एवो से याद किया कीजिए, ईजियर बी रिमूवल ऑफ H+, यानी उतनी आसानी से H+ देगा तो आपकी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होंगी। मोर बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मोर बी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, उस एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो ये दो चीज़ देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला है कि स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड जितना वीक होगा, देखिए बिगर बी द साइज ऑफ एनायन, ईजियर बी रिमूवल ऑफ H+। क्यों, क्योंकि वीकर इज द HA बॉन्ड। यहां लिख ले, वहां देखिए एवो नीचे है, वीकर नीचे मतलब कम, बी द स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड। तो HA बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो गई, यानी आपने कहा साहब ये H+ तुरंत दे देगा, यानी ये आपके जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। यहां देख लेना है आपको ध्यान से कि ग्रुप में अप्लाई करेंगे तो आपने क्या फंडा अप्लाई करना है। आपने कहा साहब ये इसमें हमको इस तरह से देखना है। यहाँ देखिए इसमें ये H2O H2S में ये साइज का ऑर्डर था, तो फिर बता दे रहा हूँ। देखिए ये H2O H2 आपने कहा साहब S H2SE H2TE। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है HF की, देखिए ठीक। लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पे, डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड। अब HA बॉन्ड साइज किसका ज़्यादा है, साइज सबसे ज़्यादा इसका है। ये साइज का ऑर्डर है, देखिए आपका I का साइज ज़्यादा है, यहाँ पे इसका साइज ज़्यादा है, तो ये सबसे जल्दी साथ छोड़ेगा, यानी ये तगड़ा एसिड है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। यहाँ देखिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, H2TE ग्रेटर देन H2SE ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2O, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ये आपने इसको हटाया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करते हैं। साहब ये तो हमने ऑक्सी एसिड में हम निकाल लेंगे और हाइड्रा एसिड्स में हम निकाल लेंगे। अब मान लीजिए आपसे कहता है, सपोज इसने कहा आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, लीक से हट के देख रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर किसमें, ये कहता है साहब ये BI3, ये BR3, ये आपका BCl3, ये हो गया BF3। आपने कहा साहब ये तो B है। बोरॉन फैमिली क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, यानी दे ऑल शुड बी लोइस एसिड। ये सब लोइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में हमको क्या लगता है बोला कि ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए BFFF, आपने कहा साहब ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने पास, ध्यान दीजिएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक, हमको ये लगता है। तो इसको सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए,
ऐसा ये लगता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, गलती होगी इसमें कि बोरॉन की फैमिली के हैलाइड्स में, बेसिकली बोरॉन के हैलाइड्स में आपको लगेगा कि आप ये BF3 में, चूंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बोरॉन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और बोरॉन तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शूट कर जाएगी, यानी साहब वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए, यानी वो एक तगड़ा लुईस एसिड होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपके BF3 अगर हम बात कर रहे हैं, इसके केस में देखिए बॉन्डिंग किसके बीच है, ये BF बोरॉन का भी 2p है और F का भी 2p है, इसके बीच बॉन्डिंग हो रही है। आपने कहा साहब अगला लिया BCl3, तो बोरॉन का तो 2p कॉमन है, अब Cl का 3p आ गया। ये आपने कहा साहब Br3, बोरॉन का 2p अगेन कॉमन, इसका 4p आ गया। आपने कहा साहब Bi3, इसका अगेन 2p कॉमन, इसका 5p आ गया। तो ये आप देख रहे हैं, इसका सेकंड p था, थर्ड p, 3p, 4p, 5p। और बात लॉजिकल भी है, हैलोजन फैमिली है, नीचे जाने पे क्या होता है आपने देखा हुआ है साहब कि जो है शेल बढ़ती जा रही है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सेम रहेगा। तो F का 2p यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, Cl का 3p, इसका 4p, इसका 5p। बॉन्डिंग के दौरान आपने पढ़ा भी होगा, और ये बहुत कॉमन चीज़ है कि जितना ये इनका साइज कंपेरेबल होगा, जितना बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स का साइज कंपेरेबल है, तुलनात्मक है या तुलनीय है, तो उस केस में क्या है, उतनी तगड़ी बॉन्डिंग होती है। उतनी तगड़ी बॉन्डिंग मतलब उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है। ठीक बात है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, ये ऑर्डर हो गया ओवरलैपिंग का इनमें। अब उसमें क्या होता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे ये बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए बैक बॉन्डिंग करता है, बैक डोनेशन करता है ये। तो साहब ये हो गया बैक डोनेशन। अब फ्लोरीन ने स्मॉल साइज का है, ध्यान सुनिएगा, और दोनों की हैसियत, दोनों का रुतबा समान है। ये भी 2p, ये भी 2p, समान स्टेटस के हैं। तो क्या होता है, ये एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं कहीं कहीं इसे, कि साहब आपका फ्लोरीन जो है वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन चूंकि दोनों के 2p 2p हैं एंड फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होता है, ये बैक बॉन्डिंग करता है। बैक बॉन्डिंग करके आपके B के जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो उसको कम करने का प्रयास करता है। उसमें कितना सफल होता है वो बात की बात है। देखिए, तो क्या होता है, आपने कहा साहब ये बोरॉन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसी कारण से क्या है, ये लुईस एसिड है। लेकिन भाई ये फ्लोरीन ने तो इसके इलेक्ट्रॉन दे दिए बैक डोनेशन से, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म तो नहीं हुई, बहुत कम हो गई। तो इसमें बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई। देखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई, तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा अगर डेफिशिएंसी नहीं है, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाता है। देखिए, यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दूं, यानी कि Bi3 तगड़ा एसिड होगा, नीचे वाला आपके Br3 से, ये BCl3 से, ये BF3 से। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने कहा कि साहब ये 2p 2p है, ये 2p 3p है। 2p 2p मतलब आपका जो है समकक्ष के बीच जो है इक्विवेलेंट स्टेटस के लोगों के बीच बॉन्डिंग हो रही है, अच्छी बॉन्डिंग होगी, मजबूत बॉन्डिंग होगी। मजबूत बॉन्डिंग है, उसके बाद क्या है कि ये आपने 2p 2p की बॉन्डिंग है, ओवरलैपिंग ज़्यादा है, तो क्या है, F जो है बैक बॉन्डिंग के थ्रू आपको इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करने का प्रयास करता है। यहां पे भी प्रयास करेगा, थोड़ा कम करेगा, क्योंकि यहां पे आपका जो है 2p और 3p दोनों में साइज डिफरेंस आ गया। यहां थोड़ा और कम करेगा, यहां बिल्कुल न के बराबर करेगा। तो बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम किस में है, यहां पे BF3 में है, जिसके चलते फ्लोरीन ने B की, बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को, यहां लिखा है मैंने बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन लिखा है, खत्म कर देता है। इस कारण से अब B के पास इलेक्ट्रॉन की कमी देखिए नहीं रहती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, यानी ये लुईस एसिड जो है मिनिमम हो जाएगा स्ट्रेंथ इसकी। तो ये आपको क्लियर होगा इसमें मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको हटा दे रहा हूं मैं। हम डिफरेंट केसेस ले रहे हैं। आपने कहा साहब अगला हमने, मान लीजिए आपसे कहता है ये, हालांकि NF3 का जिक्र करना बेकार है, चलिए पहले PCl3 ये देख लेते हैं। इसे कहता है साहब NF3 NCl3 NBr3 NI3। अब यहां तो डिफरेंट केस है। आपने कहा साहब इन पे तो लोन पेयर है, ठीक बात है भाई, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। देखिए, लोन पेयर है, यानी कि लोन पेयर अगर डोनेट करेगा तो आप जानते हैं कि साहब ये लुईस बेस हो जाएगा। ठीक, अब लुईस बेसिस हैं,
बेसिकली लुईस बेस होना चाहिए इनको, लेकिन फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस इलेक्ट्रॉन को N देखिए, ये आपका ये है, ये F आया, F आया, F मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। देखिए इस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लिया, तो क्या हुआ यहाँ पे, इसने अपनी ओर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करने की कोशिश की। तो ये इलेक्ट्रॉन का, इन इलेक्ट्रॉन का, चूंकि नाइट्रोजन पे इन 3 फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज क्रिएटेड, प्रयास होता है, होती नहीं है। तो क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ और इंडल्ज हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि NF3 में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन जो है वो आपका मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब NF3 में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन मुश्किल हो गया, यानी कि इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है, लुईस बेस नेचर है, वो इनमें मिनिमम हो जाएगा। अब लुईस बेस नेचर अगर मिनिमम है तो लुईस एसिड नेचर क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। तो यानी एसिडिक नेचर सा ऑर्डर ये हो गया। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देख रहा हूँ सिर्फ मैं, देखिए ठीक उल्टा सवाल है, तो मेरे ख्याल से पूछना नहीं चाहिए इसको, इतना क्लियर होगा आपको। इसके आगे बढ़ रहा हूं मैं, देखिए अगले में अब आपसे कहता है, मान लीजिए PCl3 SbCl3 BiCl3 CCl4, इनमें कहता है साहब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। अब आपने कहा यार C तो थोड़ा ऑड मैन आउट लग रहा है, ये NPASSBBi बिल्कुल ठीक बात है। नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स देखिए, NPASSBBi नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं ये 3। अब आपने कहा साहब इसमें N तो है नहीं, यहाँ पे N हटा दिया हमने, लीजिए। उसके बाद PSBBi ये लीजिए, ASB हटा दिया, ये दिया हुआ है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाई बोलते हैं, आप जानते हैं नीचे जाने पे डिक्रीज करती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है कि आपने FClBri लिखा है, आप जानते हैं फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जाई जो है वो डिक्रीज करती है नीचे जाने पे। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना पढ़ना पड़े। तो जाई डिक्रीज कर रही है, यानी आपका जो है यहाँ पे फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा आप, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये सबसे कम है। तो आपने कहा साहब अब क्या मामला है कि ये हम तो बात कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब आपका या तो वो भैया H+ दे या फिर इलेक्ट्रॉन ले। अब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए CCl4 के पास कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए 1s2, ये 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। आप बाबू साहब को हम याद कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरान कार्बन, कार्बन यहाँ आया। देखिए अब कार्बन यहाँ आया, अब न तो इसके बगल में कोई नेक्स्ट वाला क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, न तो इसके नेक्स्ट में कोई डी है, कहीं डी नहीं है, नहीं इसके बाद में डी है। नेक्स्ट वाली डी अगर होती किसी के भी, यहाँ तो संभव नहीं है, नेक्स्ट में डी होती तो वो नॉर्मल डी हुई। और अगर बगल में डी है, मान लीजिए बगल, जैसे 3p है, 3p के बगल में डी है, देखिए यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ मैं, ये 4s2, 4p6, 4d10 एंड 4f14 से मतलब नहीं है हमको। अब ये सीक्वेंस हुआ, तो कार्बन कहाँ पड़ा, 2p6 में, न तो जिसके बगल में डी है और नहीं उसकी अगली डी है। तो कार्बन में के पास जो है वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये तो वैसे ही वैलेंसी पूरी है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, यानी ये तो इस लड़ाई से हट गया। CCl4 आपने कहा साहब ये इट इज नॉट एसिड, इट इज नॉट एसिडिक। अब आपने यहां कहा PSBBi, देखिए हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरान कार्बन, नाइट्रोजन फ्लोरीन नियॉन, सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सिलिकॉन, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, और देखिए एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, फास्फोरस आपका कहाँ आ गया, इसमें आ गया, आप देख रहे हैं। ऐसे ही Sb कहाँ जाएगा, NPAS, AS अगले में जाएगा, Sb उसके अगले में जाएगा। तो ये बाकी जो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन सब के पास, देखिए मैं फास्फोरस की बात कर रहा हूँ, आपका हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरान कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन नियॉन, सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सिलिकॉन, फास्फोरस कहाँ आया, ये आया। फास्फोरस की अगली तो डी नहीं है, क्योंकि एनर्जी का ऑर्डर तो आप जानते हैं इस सीक्वेंस में आपके फिलिंग होनी है, लेकिन उसके बगल में 3D मौजूद है जिसको वो अपरिहार्य परिस्थितियों में यूज कर सकता है, जिसको वो स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज कर सकता है। ये तो इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड डी, मतलब जो डी आपका जो है सबशेल नॉर्मल कोर्स में ना आए आप बाबू साहब के हिसाब से, लेकिन बगल में उपलब्ध हो। तो ये ऐसा खाली मकान है जहां इसको जाना नहीं है, जाना तो इसके बाद यही है, लेकिन ये
विशेष स्थितियों में कोई फंक्शन आदि होने पे यहाँ परमिशन लेके इसको यूज कर सकता है, उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड डी। नॉर्मल डी और एक्सटेंडेड डी का अंतर समझिए। एक्सटेंडेड डी वो है जहाँ वो जाता नहीं है लेकिन यूज कर सकता है, उसका अपना हक नहीं है उसके बाद उस पर। तो अब क्या है, यहाँ बैठा हुआ आपने कहा फॉस्फोरस, उसके बाद एक्सटेंडेड डी है, इसके पास भी एक्सटेंडेड डी है, इसके पास भी एक्सटेंडेड डी, इसके पास भी एक्सटेंडेड डी। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस यहां आया, NPAS यहां आएगा, देखिए 4p3 में, SB 5p3 में आएगा, सबके बाद डी मौजूद है, आप देख रहे हैं। तो इनके पास एक्सटेंडेड डी है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लेके कहां डालेंगे? एक्सटेंडेड डी में डालेंगे, यानी ये तो लुईस एसिड में आ सकते हैं, CCl4 नहीं आएगा क्योंकि इसके पास एक्सटेंडेड डी नहीं है, इन तीनों के पास एक्सटेंडेड डी है। अब दूसरी बात, एक्सटेंडेड डी में इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन को बुलाने वाला भी तो चाहिए। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आ जाएंगे मटकते हुए ना, इलेक्ट्रॉन को बुलाने वाला, यानी कोई सेंट्रल एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। आपने कहा साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, देखिए नीचे जाने पे, तो P क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनमें। तो P इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कहेगा भैया मेरे बगल में खाली है घर, आप आइए आराम से रुकिए। तो क्या होगा? आपका फॉस्फोरस के पास, आप देखिए इन तीनों के पास एक्सटेंडेड डी है, उसके बाद फॉस्फोरस की क्या सुविधा मौजूद है, क्या सुविधा इसको मुहैया है, उपलब्ध है कि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू अदर जो यहां दिए हैं। तो फॉस्फोरस आपका तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कहेगा भैया तू 3D में बैठ जा, तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी से आपका एक्सेप्ट करेगा, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। ये हमने इसकी बात की, देखिए मेरे ख्याल से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग, हाँ अभी और बाकी हैं, चलिए और देखते हैं हम लोग इसमें कि एसिडिक स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं साहब, कि सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या चलना है। अभी आपसे कहता है, मान लीजिए N2O5 कहता है साहब आपसे P2O5 ले लेते हैं, P2O5, और मेरे ख्याल से AS2 ले लेते हैं, NPASSBBI लीजिए, AS2O5 NPASSB, तो SB2O5। ये आपने कहा साहब ये ऑक्साइड्स हैं। अब ऑक्साइड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ, ये कहा NPAS, सेंट्रल एटम देख रहे हैं NPAS, अरे ये तो नाइट्रोजन फैमिली है यार, ये देखिए NPASSBBI। आज ग्रुप लिखने हैं इसलिए मैंने इसको इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में लिया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये तो सेम आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं, नाइट्रोजन फैमिली है, और इनके ऑक्साइड्स हैं। आपने कहा यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए N2O5 P2O5 AS2O5 SB2O5। वेस्टमिथ साहब को इन्होंने कंसिडर नहीं किया तो हमने हटा दिया यहाँ, देखिए। तो आपको याद रखना है कि ऑक्साइड्स में, देखिए ऑक्साइड्स में अगर आपके जो है सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं तो यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं एज वी गो डाउन, देखिए नीचे जाने पे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस, ये डिक्रीज करती है, यानी आपका ये तगड़ा एसिड हुआ इससे, ये इससे हुआ, ये इससे हुआ। आपको साफ दिख रहा होगा, चाहे तो मैं यहां लिख दूं, अरे ऊपर लिख देता हूं, देखिए लिखा तो है हमने यहां पे, ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ऑर्डर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहां से एसिडिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अब ये कहता है बोरॉन के बी की फैमिली ले ली, ये बी की फैमिली क्या हुई, BAlGaInTl। आपने कहा साहब BAlGaInTl, ये इनके हम मान लीजिए हाइड्राइड ले लेते हैं। देखिए ये B2 नहीं, ऑक्साइड ले लेते हैं, B2O3, ठीक है, O3, ये Al2O3, और उसके बाद ये आपका Ga2O3, ये In2O3, और ये Tl2O, या इनके हम हाइड्रोक्साइड ले लें। यहाँ पे हमने कहा साहब ये BOH होल थ्राइस, ये AlOH होल थ्राइस, ये GaOH होल थ्राइस, यहाँ से InOH होल थ्राइस, ये TlOH। देखिए तो आपके ऑक्साइड्स में अभी देखा आपने, हाइड्रोक्साइड्स में क्या है, नीचे जाने पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। यहां लिख ले रहा हूं, देखिए मैं एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसलिए B2O3 आपका जो है ये एसिडिक होता है, दिस इज एसिडिक। Al2O3 और आपका ये Ga2O3 ये एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक।
एम्फोटेरिक, ठीक। IN देखिए ये आपका बेस हो गया और आपका Tl2O ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि नीचे जाने पे ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। तो ये तगड़ा एसिड है इससे, ये इससे, ये इससे। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में कंफ्यूज होते हैं आप लोग। न्यूट्रल वो है जो न एसिड है न बेस है, आप बात समझिए, न मेल है न फीमेल है, न्यूट्रल वो हुआ। एम्फोटेरिक क्या हुआ, जिसमें ये डिफरेंस आता है, कहीं बताऊंगा आप लोगों को। तो आपके जो है एम्फोटेरिक में क्या हुआ कि वो मेल की तरह भी एक्ट कर रहा है, फीमेल की तरह भी, यानी कि उसके पास जो है वो, आप देखिए, कभी एसिड की तरह बिहेव करेगा, कभी आपके बेस की तरह। तो चलिए कभी बात करेंगे इस पर। तो ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। मेरे ख्याल से आपको इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको हटा रहा हूं। ऐसे ही नॉर्मल है, कहीं पूछता है आपसे कि साहब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकालिए, आपने कहा साहब ये HI में कहता है, HCl कहता है, और ले लें हम H3PO4 ले लेते हैं, H3PO4 कहता है, H2CO3 कहता है। देखिए ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। HI HCl में जानते हैं आप, मैंने बताया था आपको कि आपके ग्रुप में देखिए FCl-BrY का ग्रुप है, कैसे निकालते हैं आपको आइडिया है। बाकी यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीजन की संख्या से भी देख सकते हैं। इसको हटाया मैंने। तो अब इनका आउटपुट निकालें, यानी कि आप जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताया था मैंने आपको, परक्लोरिक एसिड HClO4। ये साहब यहाँ लिखा आपने HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ग्रेटर देन HI, ग्रेटर देन। ये रटने की जरूरत नहीं है कि आप थोड़ी समझदारी करेंगे। सारे नियम जो बताए हैं उनका मैं आउटपुट यानी निचोड़ यानी जिस्ट यहाँ लिख रहा हूँ। HClO4 ग्रेटर देन HI, ग्रेटर देन HBr, ग्रेटर देन HCl, ग्रेटर देन H2SO4, ग्रेटर देन HNO3, ग्रेटर देन H3O+। कितनी हैरानी की बात है, देखिए, ग्रेटर देन H3O+, ग्रेटर देन आपका C2 यानी ऑक्सिलेट COOH। तो क्या हो गया आपका C2O4H2, ग्रेटर देन आपका H2, अगर हम S3 लें तो भी चलेगा, या कह लीजिए H2SO3, ग्रेटर देन HSO4-, ग्रेटर देन H3PO4, ग्रेटर देन HNO2, ग्रेटर देन HF, ग्रेटर देन C6H5COOH। देखिए ये नॉर्मल है, ये सारे नियम लगा के लिख रहा हूं मैं। ग्रेटर देन CS3COOH, ग्रेटर देन कार्बोनेट CO3-2, ग्रेटर देन H2S, ग्रेटर देन H2, साफ साफ लिख दूं यार इसे, ये सिर्फ आपको रटना बिल्कुल नहीं है, ये नियमों से निकाल रहा हूं मैं। H2PO4-, ग्रेटर देन HS-, ग्रेटर देन HClO, ग्रेटर देन HCN, ग्रेटर देन NH4+, अमोनियम, ग्रेटर देन S3BO3, S3BO3, ग्रेटर देन HCO3-, ग्रेटर देन HPO4-2, ग्रेटर देन आपका H2BO3-, ये B लिखा है मैंने, B, ठीक बता, पढ़ने में आएगा मेरे ख्याल से, ग्रेटर देन HS-, ग्रेटर देन H2। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का नॉर्मल ऑर्डर है, ठीक। तो ये इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसमें दो चीज़ें और शामिल होती हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ। अब दो चीज़ें क्या शामिल होती हैं, ये किससे निकला, आपने कहा साहब ये दो चीज़ों से निकलेंगी ये चीज़ें, और जिसमें ऐड होती हैं। पहली बात तो कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, पहली चीज़ होती है, देखिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे निकाला जाता है इससे। दूसरा है आपका, आपने कहा वैल्यू गिवन, जो आपको डेटा दिया हुआ है, आपका एस्टिमेशन जो वैल्यू है, यानी एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ Ka दिया हो, pKa दिया हो, या आपका आप समझ में। तो अब यहां पे Ka pKa ये दिया हो। Ka क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एसिडिक एसिड्स के। देखिए आपने ये पढ़ा होगा, यहां लिख ले रहा हूं मैं इसको, जितना ज्यादा वैल्यू Ka की होगी, देखिए उतना ज्यादा आपको वो H+ देगा, यानी मोर विल बी
एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर बी, इन दो टॉपिक को हम नेक्स्ट में देखेंगे, अभी यहां लिख ले रहा हूं, मोर बी एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए यानी साहब उतना पीएच कम हो गया, लेसर बी पीएच। कैसे हुई ये चीज आप लोगों को आती होंगी, नहीं तो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद अब पी के क्या हुआ, आपने कहा साहब पी के ए होता है पीएच के फॉर्म में माइनस लॉग ऑफ के ए, ध्यान दीजिएगा भाई। तो के जितना ज्यादा हुआ ये माइनस में है, पी के उतना कम हो गया, तो उसका उल्टा क्या हुआ, लेसर बी द वैल्यू ऑफ के है, यहां हायर लिखा है, यहां तीर नीचे है, देखिए, तो लेसर बी, तीर ऊपर मतलब हाई, लेसर बी द के ए, आपने कहा साहब मोर विल बी, सॉरी पी के ए, लेसर बी द पी के ए, जितना पी के ए देखिए आपका कम होगा उतना नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा होगी, यानी उतना के ए ज्यादा होगा, यानी मोर बी द के ए, मोर बी के ए, यानी उतने ज्यादा एच प्लस देगा, मोर एच प्लस विल बी गिवन, यानी उतनी ज्यादा मोलैरिटी होगी, यानी साहब उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, मोर बी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कैसे इनको जोड़ के हम आपके जो एसिड के तीन फंडे हैं आपके, बेसिकली आर्रेनियस कॉन्सेप्ट है, लुईस साहब का कॉन्सेप्ट है, या आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है, वो काम करता है, मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। मेरे ख्याल से आज के लिए सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।